गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो इट्स अ टाइम फॉर गुड नाइट, बट आज मैं वीडियो में थोड़ा लेट हो गई हूँ। बट येस, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आई शुड मेक वीडियो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB। एंड मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ कि मैनी आर देयर जो कह रहे हैं कि हमें तो पूरा दिन। अब आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि सम आर हाउसवाइफ्स, सम आर स्टडिंग, मे बी आप लोग कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ में DSSB का TGT का भी एग्ज़ाम भरा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं। बट सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आई नो कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, हाउसवाइफ्स ऐसी हैं कि पढ़ने का दिल तो बहुत कर रहा है, पर हमें घर के कामों से, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाइम नहीं निकल पा रहा है। एंड अल्टीमेटली फिर क्या होता है, वी गेट डिप्रेस्ड ईजीली। हमें डिप्रेशन होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है जब अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, और हम एक्चुअली में चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम को क्रैक करें। सेकेंडली, जो प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर रहे होते हैं उनके पास स्कूल के काम जितने होते हैं, कई बार स्कूल के काम को घर भी लेके आना पड़ता है, उनके साथ अलग प्रॉब्लम रहती है। कुछ होते हैं कैंडिडेट्स अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर क्वालिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो उनके भी एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। बट यू नो दैट कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आता है तो कैंडिडेट्स के अंदर डर ये बढ़ता रहता है, स्पेशली उनके अंदर जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती है या जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन जस्ट रीसेंट स्टार्ट कर दी होती है। एंड उनके माइंड में यही होता है एग्ज़ाम्स थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, डिले हो जाए, तो हमारी प्रिपरेशंस और बेटर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम क्या करें इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, कैसे कंसिस्टेंसी बनाएं, कैसे पढ़ें, टाइम नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं आप लोगों के कमेंट से पढ़ पा रही हूँ, तो दैट इज़ दैट कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है। आप लोग नेगेटिव पहले सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बाद में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है किसी की भी प्रिपरेशन देके, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, कई बार हम लोग वीडियोज़ देखते हैं, कमेंट्स पढ़ लेते हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का जो सिलेबस होता है कंप्लीट हो चुका होता है, दे और ऑन द रिविजन मोड, एंड दे आर वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम टू मतलब एग्ज़ाम टू हैपन एनी टाइम। वो जो कैंडिडेट्स होते हैं, हम लोग कमेंट्स में पढ़ के कई बार अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। हमारे खुद के फ्रेंड्स होते हैं जो सिलेबस कंप्लीट कर रखे होते हैं, बट जब हमारा नहीं होता है तो हमारे दिल में यही होता है, पता नहीं हमारा होगा भी या नहीं। हम लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे अब क्या होगा। डेफिनेटली सबके माइंड में ये आता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, बट बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब देर हो गई है। किसी भी अच्छे काम के लिए कभी भी देर नहीं होती है, और ख़ासकर पढ़ाई के लिए, मेहनत के लिए कभी भी देर नहीं होती है, चाहे आपकी एज जो भी हो। अगर आप अपनी कैटेगरी में या अपने विद इन द एज लिमिट आ रहे हैं, तब आप लोग डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकालनी है कि होगा या नहीं होगा, ये चीज़ आपका सोचने का काम नहीं है। बट येस, अपने माइंड में ये ज़रूर रखना है कि आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक इट, मैं डेफिनेटली करूँगा, और अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये भी पढ़ा, आप लोग कह रहे हैं कि कई बार कुछ कैंडिडेट्स या कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं हमें कि जॉब के साथ थोड़ी ना प्रिपरेशन होती है, जॉब छोड़ दे वरना नहीं हो पाएगा। तो हम कई बार दूसरों की बातों में आके क्या करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लूज़ करके अपनी प्रिपरेशंस को हल्का कर देते हैं, प्रिपरेशंस करनी छोड़ देते हैं। तो बोलते हैं ना, लोगों का काम है कहना, बट हमें क्या होना चाहिए, अपने रास्ते पे आगे सिर्फ चलते जाना चाहिए। लोगों की हमारी जो सक्सेस होती है वो जवाब देगी, आपको उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है जवाब देने की उस टाइम। बट जब आप कामयाब होंगे, चाहे इस एग्ज़ाम के लिए हो या किसी और भी एग्ज़ाम के लिए हो, मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि हमेशा ये मत सोचिए कि अगर DSSB में नहीं होगा तो KVS में होगा, KVS में नहीं होगा तो NVS में होगा, NVS में तो कहीं और होगा या किसी प्राइवेट में होगा, पर होगा ज़रूर। हमारी मेहनत जो होती है कभी भी बेकार नहीं जाती है। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर हम मेहनत करते हैं, कभी ना हमें फल ज़रूर मिलता है। तो अपने माइंड में ये चीज़ हमेशा रखिए कि आप लोगों को कहीं पे भी फेल नहीं होना है, हार नहीं माननी है, एंड नेगेटिव लोगों की बातें सुन के अपनी प्रिपरेशंस को अफेक्ट नहीं करना है। एटलीस्ट जितना भी टाइम मिल रहा है, आप लोग अपना बेस्ट दीजिए। आप लोगों को होगा कि हम 6 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं, हम तो 2 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, अब क्या करें। ठीक है, आप 2 घंटे निकाल पा रहे हैं, कल 2.5 घंटे निकालिए, फिर 3 घंटे निकालिए। पर येस, अगर वो 2.5-3 घंटे आप लोग निकाल रहे हैं, तो वो 2.5-3 घंटे सिर्फ आपकी स्टडीज़ के लिए होने चाहिए। वो इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान होना चाहिए आपका, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपके घर से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो आपको काम करने के लिए बुलाए या डिस्टर्ब करने के बुलाए, ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना वाइफ, नॉट एट ऑल। तो वो अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग वो 3 घंटे मन लगा के पढ़ रहे हैं, तभी भी वो आपके काम आएगा। आई ऑलवेज से, जो आपका गवर्नमेंट जॉब होता है, आपकी किस्मत 50% आपकी किस्मत एंड 50% आपका हार्डवर्क ज़रूर काम करता है। तो अगर आप लोगों ने, क्या पता, ये मेहनत भी आपके काम आ जाए, इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाए, एंड देन
अपना मतलब इफ़ेक्टिव टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ एक दिन रात को सोने से पहले अपना टाइम टेबल कल के लिए बनाइए एंड बट उसको टारगेट बनाइए। ऐसा नहीं करना है कि आज मैंने हिंदी पढ़नी है तो पूरा दिन हिंदी करनी है। अगर हिंदी पूरा दिन कर रहे हैं तो फिर हिंदी के ऐसा होना चाहिए कि 8-9 टॉपिक्स आपने कवर कर दिए। अगर 4 दिन जैसे मैं किस तरह करती थी, मैं इस तरह नहीं करती थी कि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में करा। मेरा ऐसा होता था कि एक हफ़्ता अगर मैंने हिंदी उठाई है तो मैं हिंदी के पीछे इतनी बुरी तरह लग जाती थी, इतनी बुरी तरह लग जाती थी, रात दिन मैं हिंदी करती थी जब भी मुझे जॉब से टाइम मिलता था। और जब मैं हिंदी को कंप्लीट कर लेती थी, जब मैं इंग्लिश के ऊपर आती थी। आई नो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जीके भी करते हैं साथ में, पेपर 2 भी करते हैं। नो, मैं नहीं करती थी ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर हिंदी कर रही हूँ तो मैं 6-7 दिन तक हिंदी का, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था, मैं हिंदी करती रहती थी। देन इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश मैंने 8-10 दिन में पूरा का पूरा इंग्लिश का कंप्लीट करा। मुझे ऐसे ही सेटिस्फेक्शन मिलता था, मुझे टॉपिक वाइज पढ़ने का मन नहीं करता था। मतलब मेरा अलग अलग चैप्टर्स या अलग अलग सिलेबस करने का मन नहीं करता था। मैं एक ही सब्जेक्ट उठाती थी और उसको कंप्लीट करती थी। सेम विद साइंस, अगर मैंने 6 का साइंस खोला है, 7 का खोला है, 8 का खोला है, तो 2 दिन का मेरा टारगेट होता था कि मुझे 8 की बुक कंप्लीट कर देनी है एट एनी कॉस्ट। 9th वाली खोली है तो 9th में टाइम लग रहा है तो मुझे अगले 3 दिन सिर्फ 9th का साइंस पूरा कंप्लीट करना है। आपका ये आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, आप लोगों को कैसे समझ में आता है। पर ये छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो आप ये सोच के बैठिए, अगर मैं हिंदी का कर रही हूँ तो हिंदी के 6-7 टॉपिक्स मुझे इन 3 घंटे के अंदर करने हैं अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको ये देखना है, ऐसा नहीं करना है कि पूरे 2 दिन 3 दिन निकल गए और हम लोग 2 टॉपिक पे पढ़े हुए हैं, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। और थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी मतलब प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करके देखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली एक बार वीकेंड जब आएगा आप लोगों को बताऊंगी मैथ्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, रीजनिंग से कहाँ से सवाल आए हुए हैं, हिंदी से कौन से टॉपिक्स से आए हैं, इंग्लिश से कौन से आए हैं, साइंस के कौन से चैप्टर से आए हैं। ये मैं डेफिनेटली प्रीवियस ईयर्स देख के आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी, जैसे कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी मैथ्स का जनरल पेपर के लिए आप कौन से टॉपिक्स करिए जिससे आपका एग्ज़ाम जो है ईजिली क्रैक हो जाए और मैथ्स में भी आप लोग 20 में से 14-15 स्कोर कर सके। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू, बट ये मेरे को वीकेंड में ही टाइम मिल पाएगा और सैटरडे आई विल फाइंड आउट टाइम एंड टेल यू विच आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। बस आगे अपनी मेहनत करते रहिए। जो भी डाउट्स हैं अपने डाउट्स यूट्यूब पे आप डाल सकते हैं। जो चैप्टर समझ नहीं आ रहा, जो टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आजकल यूट्यूब में सारे सोल्यूशंस है। एक से एक टीचर्स आर देयर ऑन यूट्यूब जो आप लोगों को फ्री कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं। तो आप लोगों को पैसों की कोचिंग क्लासेस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी सेल्फ स्टडी ही आपके काम आएगी डेफिनेटली। एंड सेल्फ स्टडी वाले बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है क्योंकि कोचिंग क्लासेस वाले बच्चे ज़्यादातर वो नोट्स के अंदर, एक्चुअली जो नोट्स उनके बनाए हुए होते हैं, किसी का अपना फंडा है। जैसे मैं किसी के भी नोट्स पे बिलीव नहीं करती थी, मुझे अपने बनाए हुए सेल्फ मेड नोट्स ही पसंद आते थे। बट येस, मैंने सारे, साइंस मेरा सब्जेक्ट है, मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने सिर्फ एक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम वाले चैप्टर के नोट्स बनाए थे क्योंकि वो मुझे डिफ़िकल्ट लगता था और आज भी लगता है। तो सिर्फ जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं उन्हीं के नोट्स बनाइए। सेम अगर आप सोशल साइंस कर रहे हैं या हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के नोट बनाइए जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम इन नोट्स बनाने में भी टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। अपना पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रखिए। अपने हाथ में हमेशा हाइलाइटर रखिए और हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट लाइन्स आप मार्क करते रहिए। आपको डेफिनेटली लगेगा जब आप 4-5 बार 6 बार एनसीईआरटी बार करेंगे तो आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होंगे, वो भी आपके माइंड में क्या होते हैं, बैठने लग जाते हैं। एंड हफ्ते में एक दिन, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, आप लोगों को एक हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालना है जिस दिन आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जो 6 दिन के अंदर आपने जो भी टॉपिक्स करे उन्हीं को आप लोग रिवाइज़ करेंगे। चैनल्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट फॉर द पीआरटी वैकेंसी, येस वी ऑल आर वेटिंग फॉर DSSB पीआरटी वैकेंसी। अभी इस मंथ तो नहीं आने वाली है, बट येस अगस्त सितंबर में देयर आर चांसेस फॉर दी पीआरटी वैकेंसीज टू कम। बट येस उनका एग्ज़ाम जो होगा आपका मार्च अप्रैल में जाएगा। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। थैंक यू।